हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरीशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अर्पिता चौधरी और प्रियस पांडे जी जुड़े हुए हैं। और दोनों ने आईएमसी में कमाल ही कर दिया है, बहुत अच्छे से अपनी कैंपस लाइफ जी है। आईएमसी का पूरा बेनिफिट लेते हुए अपने मेन टारगेट को अचीव करते हुए मतलब कि प्लेसमेंट भी ले लिया है। आज हम इनसे ये जानने वाले हैं कि पूरी जो कैंपस लाइफ है आईएमसी की वो किस तरीके से रही, आप दोनों का एक्सपीरियंस जो है किस तरह का रहा। और हर संस्थान में कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ न कुछ आरोप भी उस पर होते हैं। और एज यू नो, आप दोनों जानते हैं कि जब कोई एस्पायरेंट आ रहा होता है आईएमसी में तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं। काफी सारी चीजें वो जानना चाहता है, कंफ्यूजन होती है, डाउट होते हैं कि पता नहीं यहाँ से ठीक ठाक कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस पर्पज के हिसाब से जो है आप हमारे जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों का फिर से स्वागत करता हूं और दोनों को बधाई देता हूं अपने प्लेसमेंट्स के लिए। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रियेश आपसे। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आप रीजनल कैंपस से भी रहे हैं, तो आपका पूरा यस सर। किस तरीके से जो है पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कि फर्स्ट डे आपने आईएमसी जब ज्वाइन किया उस दिन से लेके प्लेसमेंट तक एक ओवरव्यू जो है आप अपनी लाइफ का, आईएमसी की लाइफ का दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ, सर धन्यवाद सर पहले इस पोर्टल पे बुलाने के लिए। सर मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था सर, सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी जी। मेरा नाम प्रियेश राज पांडे है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी और मैं ग्रेजुएशन के ही समय मीडिया एग्जाम को देखा था और वहीं से सीनियर मुझे कुछ बताए, इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यहाँ से कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे मीडिया में आना था तो मैंने यहाँ से शुरू किया अपना पढ़ाई। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम में पिछले साल ही बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे। 215 मार्क्स आए थे। इस बार 215 बहुत अच्छा मार्क्स, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। तो हुआ कि मेरा स्कोर थर्ड में हुआ था एडमिशन। मतलब मेरा जो एडमिशन हुआ था वो सेकंड लास्ट स्टूडेंट में था जो मेरा एडमिशन हुआ था। तो दिल्ली नहीं मिला, थोड़ा बहुत डर भी थी मुझे कि दिल्ली कैंपस नहीं मिला, क्योंकि मैं चाहता था दिल्ली कैंपस में हूँ। फिर हुआ कि रीजनल कैंपस में जाना होगा, कौन सा मिलेगा। फिर उस समय हरिशंकर सोनी सर से मेरी लगातार बात हो रही थी। तो कुछ लड़के अमरावती कैंपस को छोड़ रहे थे, लेकिन सर ने मुझे इंश्योर किया कि नहीं, जाओ वहां पे। तो मैं गया अमरावती कैंपस में, मेरा एडमिशन हुआ वहां पे। दिसंबर में हुआ था, आई थिंक 23 दिसंबर को मैं गया था। मतलब कोर्स नवंबर में शुरू हो गए थे, लेकिन मैं दिसंबर में गया था वहां पे। वहां पर गया तो बहुत सारी पढ़ाई मतलब पढ़ा दी गई थी वहां पे। कोर्स बहुत आगे हो चुका था और मुझे कुछ मीडिया से, मेरा बैकग्राउंड जो था ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था, मीडिया की कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं वहां जाकर फिर वहाँ मतलब मेरे जो प्रोफेसर हैं वहाँ के, तो हर चीज मेरे लिए नई वहां पे मिल रही थी। मैं देख रहा था हर चीज नई, वहाँ बीजेएमसी बैकग्राउंड के भी बच्चे थे कुछ। तो हेलो, हाँ आई हाँ। ऑडिबल सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकग्राउंड वहां पे कुछ नहीं था। तो फिर हुआ क्या कि वहां पर मैंने मतलब शुरू किया। वहां के प्रोफेसर भी मतलब बोले कि पहले शुरू करो। मैं सबसे जाके बताया कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, जी। तो शुरू करो। तो 1 वीक तो मेरा ऐसे ही गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहां से देखे कि लैब जर्नल वगैरह ये सब मतलब लड़के बना रहे थे जो पहले से थे, मुझे अपने टीम में लिए वहां पे। बोले कि आर्टिकल लिखो। तो लिखने उखने का शौक मुझे ग्रेजुएशन से ही था। मैंने फिर आर्टिकल लिखना शुरू किया वहां पे। तो मेरी आर्टिकल मतलब वहां से मैं देखा, फिर दोस्त भी जो थे वो बताने लगे कि इस फील्ड से ये होता है। फ्यूचर को लेकर भी मैं डरता था कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, इस फील्ड से तुम बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ से। तो मेरा शुरू से ही मन था, डे वन से मेरा मन था कि वहां मैं जाऊं। और पॉलिटिकल पीआर के लिए था मेरा। मीडिया था, ठीक था, मीडिया मतलब जाना था। मैंने मीडिया का प्लेसमेंट में एग्जाम भी दिया, आगे मैं बताऊंगा इन सब जानकारी को। तो फिर यहाँ से पॉलिटिकल पीआर के लिए मैंने सोच लिया था वहां पे। तो मैं ये सोचा था कि जो पॉलिटिक्स की स्किल होती है, वहां से मैंने इन सब चीजों को सीखना शुरू किया। वहां पे जैसे जो भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, तो वहां पे लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी, ये सब मैंने शुरू किया। फिर रही पढ़ाई की बात वहां पे, एजुकेशन कैसी होती है। देखिए एजुकेशन जगह अच्छी होती है, सारे कैंपस में आईएमसी की अच्छी होती है।
पढ़ाया जाता है वहां पर बकायदा। होती है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं वहां पे, आपको कितना पढ़ना, आपको कितना सीखना है वहां पे। तो वहां पे ये था कि कुछ लड़के नहीं भी कर पाते थे, लेकिन जो लड़के पढ़ते थे बहुत कुछ सीखे वहां पे, मतलब पढ़ाई को नहीं छोड़े। बहुत लड़के ऐसे जाते हैं, आप लोगों को बता दूं कि बहुत लड़के जाते हैं वहां पर, पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि नई नई चीजें मिलती है, टाइम नहीं मिलता है। सुबह 10 से शाम 5 तक क्लास होती है। तो सबसे वहां पे जो बड़ी भूल होती है लड़कों से, वो पढ़ना छोड़ देते हैं वहां पे। आप लोग को ये नहीं करना है वहां पे। जो सबसे बड़ी एक ब्लंडर जिसको बोलते हैं, ये करेंगे आप लोग कि पढ़ाई छोड़ेंगे वहां पर जाके। ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है आप लोग को। वहां पर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। मतलब किताब पढ़ने की सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगी कि डेली 1 घंटा पढ़िए आप। उसके बाद आप लोग देखिएगा स्क्रीन में आ जाएंगे आप लोग। वहाँ पे न्यूज़पेपर रहती है, आप मीडिया के स्टूडेंट हो तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़नी है। ये तो एकदम जी। बेसिक है कि आपको डेली न्यूज पढ़नी है, आपको हमेशा अपडेट रहना है। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जब आप 2-3 महीने न्यूज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया एक लग जाएगा, क्योंकि उसी फील्ड में है कि हमको काम कैसे करना है, न्यूज़पेपर डिजाइन कैसे करना है, ये लिख कैसे रहे। वो न्यूज तो मिलेगी ही आपको, एक आपको वो स्ट्रक्चर मिलेगा कि कैसे लिखना है हमको, ये कहाँ पे कैसे डिजाइन कर रहे हैं ये सब। और भी बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है वहां पे। जैसे फर्स्ट हम लोग का अमरावती कैंपस में ये था कि पहले जो मतलब लंच से पहले 3 क्लास चलती थी हम लोग की। लंच के बाद सॉफ्ट स्किल की क्लास होती थी वहां पे। तो सॉफ्ट स्किल में ये सब सिखाया जाता था। जैसे फ्राइडे को तो फ्राइडे डायलॉग होती थी हम लोग की। बाकी वहां पे डिबेट करना, ग्रुप डिस्कशन, ये सब। फिर से लैब में जाके आपको कुछ करना है तो लैब में जाके कीजिए। वहां पे बकायदा कंप्यूटर वगैरह सब, मतलब एकदम इंटरनेट के साथ जो इंटरप्ट नहीं होते हैं, बकायदा अच्छे से रखी हुई है। आप लैब में जाइए। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप सीखना चाहते हैं कैसे टाइम पास करना चाहते हैं। तो ये चीज थी वहां पे। फिर एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मीडिया में आप आए हैं तो राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वहां पे आप सीखो राइटिंग स्किल, कि हमको डेली लिखना है। डेली वहां कुछ ना कुछ लिखना है, पढ़ना है। आप उससे मतलब, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट में बताऊंगा कि क्यों ये हेल्प करता है। लास्ट में आपको कैसे ये हेल्प करेगा ये सब चीज। एक 9 महीने की जो प्रोसेस है, क्योंकि याद रखिए 9 महीने में आप जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे। ओनली बेबी बॉर्न इन 9 मंथ, नॉट जर्नलिस्ट। सही बात है। आगे ये, तो आगे ये है कि आपको पढ़ते पढ़ते मतलब एक ऐसा मतलब आइडिया मिल जाएगा ना। टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है, एमसी में पढ़ाया जाता है, एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने से कहीं ज्यादा आपको वहां पे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट्री बनाना, बहुत सारी चीजें वहां पर दी जाती है आपको पढ़ाने के लिए। तो क्या है, असाइनमेंट में टाइम बीतते जाता है। सेकेंड सेमेस्टर तो हम लोग का यूं गुजरा, कुछ समझ ही में नहीं आया कैसे गुजर गया। रही बात ये सब मतलब करते करते, ये तो बेसिक है, आप लोग को भी मतलब क्या बताऊं इतना। आप लोग तो जानते ही हो कि जी। पढ़ना है हमको, ये छोटी छोटी बात है। अब आते हैं आईआईएमसी। प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी आती है, प्रॉपर कंपनी आती है। इस बार भी 50 से ज्यादा कहीं कंपनी आई है, लगभग 50 मान लीजिए कंपनी आई है आईएमसी में। अब शुरू में ये हुआ कि मेरा पहला दिन 24 जुलाई को आई थिंक शुरू हुआ था यहाँ पे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा हुआ था। इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 2-3 और दिए इंटरव्यू, नहीं हुआ 2-3 कंपनियों में। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, देते गया देते गया। जो भी आया फॉर्म भरते गया, शॉर्टलिस्ट होते गए उसमें। हम इंटरव्यू दे रहे थे। शुरू में नहीं हुआ। फिर कुछ सीनियर बताए कि बाहर से भी अप्लाई करो। बाहर से मैंने अप्लाई किया। तो जन सुराज आईपेक का है, अभी फेलोशिप चल रहा है बिहार में, बाहर से अप्लाई किया। पॉलिटिक्स की मैं शुरू में ही बताया कि नॉलेज थी, पॉलिटिक्स को मैं जानता था। पॉलिटिक्स मतलब हमको करनी थी, ग्राउंड पे ही आने थे। तो मैंने जन सुराज में इंटरव्यू दिया। उसके अगले दिन ही बाद मुझे कॉल आया कि आपको सीनियर फेलोशिप में हम रखेंगे। तो ये आईएमसी बहुत कुछ दी है। आईएमसी ने स्किल सिखाया उसमें कि कैसे करने। एडीपीआर की क्लास होती थी सेकंड सेमेस्टर में, हम लोग की एडीपीआर की क्लास हुई। इंग्लिश जर्नलिज्म में एक कोर्स था एडीएनपीआर, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। तो उसको अच्छे से पढ़ो, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया, मैंने पढ़ते गया उसको। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक। और प्लेसमेंट अभी तो हो गया, सर बताए हैं, पोस्टर वगैरह आप देख ही लिए हैं। जी। और कुछ सर बताना है तो बताइए। बिल्कुल। अब जो है अर्पिता हमारे साथ एड ऑन करेगी, वो निराश सी बैठी कि अरे मेरा नंबर भी आए। बिल्कुल अर्पिता, आपका नंबर आ गया। हाँ सर। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर फिर से एक और बार मुझे बुलाने के लिए। जी। एंड हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू वंस अगेन।
सो जैसा कि प्रियेश ने मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया समराइज किया पूरे एक्सपीरियंस को, मैं उनका भी सुन रही थी। हालांकि वो रीजनल कैंपस से हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि मेरा भी, मैं दिल्ली कैंपस से हूँ, लेकिन मेरा भी सभी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस सेम ही रहा है। बट मैं जो मेरी जो पर्सनल मैंने कुछ चीजें सीखी यहाँ पे, और जो मैं मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ध्यान रखें, ताकि आपके साथ भी सेम मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिले और सेम तरीके से आप उसका फायदा उठाएं। तो पहली बात तो ये कि मेरा, जैसे प्रियेश ने कहा कि उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, मेरा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मेरा एक्चुअली 11th 12th में आई हैड मास मीडिया स्टडीज एज अ सब्जेक्ट। तो स्कूल के दौरान ही मुझे इस सब्जेक्ट को जानने का मौका मिल गया था। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करी है। एंड उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट टारगेट ही था कि मुझे आईएमसी आना है। और उसी टाइम मैंने मीडिया एग्जाम्स को चुना एज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैंने सोचा कि आई विल डू माई प्रिपरेशंस फॉर आईएमसी एंट्रेंस। और वहां मैंने अपनी एंट्रेंस की तैयारी करी, और करीब 3-4 महीने तक तैयारी करी, एंड आईएमसी मिल गया। दिल्ली कैंपस ही चाहिए था मुझे, तो दिल्ली कैंपस ही मिल गया। और मेरी रैंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी काफी बच्चे मेरे ख्याल से चैट में भी पूछ रहे हैं, रैंक मेरे ख्याल से मेरी 120 रैंक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इतनी मे थी? बी, लगभग 100 के आसपास था आपका, याद है मुझे। आई थिंक सर 102 थी, पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ नंबर को लेके, शायद 102 थी। सॉरी, इट वाज 102, यस यस यस। अभी भी सर को याद है, मैं खुद भूल गई हूँ। 102 थी। और मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आया था। और मैं इंग्लिश जर्नलिज्म एंड दिल्ली कैंपस, जो मुझे मेरा फेवरेट चॉइस थी, वही मुझे मिला। और एक्सपीरियंस मैं छोटा सा बता दूंगी, क्योंकि प्रियेश ने पूरा अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर। 9 महीने आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, शायद अगले महीने से या उसके अगले महीने से आप स्टार्ट करेंगे आईएमसी की जर्नी। हमारी जर्नी 9 नवंबर को स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर। एंड ये है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। 9 महीना ऐसा है कि आपको एक मैं बोलूँ तो एक मशीन की तरह काम करके आपको पूरा कोर्स खत्म करना है, एंड उसके बाद डेफिनेटली प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, जो मेरा कैंपस में जो एक्सपीरियंस रहा, कि आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड जैसा कि प्रियेश ने कहा कि ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। कई बच्चे ऐसे भी हैं मेरे, मतलब मेरे आसपास जो मैंने देखे, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी होते हुए भी, काफी मतलब इतने अच्छे लेक्चर्स होते हुए भी, इतना अच्छा रिसोर्सेज होते हुए, प्रोफेसर्स होते हुए भी, कई लोगों ने टाइम पास किया। और कई लोगों ने जो है उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया, शायद जितना, मतलब शायद मेरे नजरिए से मुझे लगा कि वो इतना सीरियसली उस चीज को नहीं ले रहे हैं। और मैंने जो मुझे लगता है कि इन 9 महीनों में किया है, कि मैंने पूरी तरह से जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगी मास मीडिया से रिलेटेड, जो मैं कर सकती थी, चाहे वो किसी प्रोग्राम की एंकरिंग हो, चाहे किसी प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर डिजाइनिंग स्किल्स हो, जैसे प्रियेश ने कहा कि न्यूज़पेपर कैसे डिजाइन करते हैं, मैगजीन कैसे डिजाइन करते हैं, पोस्टर कैसे डिजाइन करते हैं किसी भी इवेंट के लिए। और ये आजकल ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि किसी भी जर्नलिस्ट में एक वन मैन आर्मी की तरह मांगे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ दिनों पहले एनडीटीवी आया था प्लेसमेंट देने, प्लेसमेंट की ड्राइव में पार्टिसिपेट करने। और मैंने भी उसका टेस्ट दिया था, मैं उसके लिए बैठी थी। और उन्होंने आकर के, आप मानेंगे नहीं, हमें 1 घंटा दिया, और हमें बोला कि आपको कम से कम 10 मिनट की एक न्यूज पैकेज, जैसा कि आप टीवी पे देखते हैं 10 मिनट की बुलेटिन होती है या 10 मिनट की कोई वीडियो होती है, न्यूज वीडियो होती है, यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रहा है, वैसी वीडियो आपने खुद बनानी है, खुद शूट करना है, खुद उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है, खुद ही एडिट करना है, और उसको खुद ही यूट्यूब पे डाल करके, जैसे थंबनेल वगैरह डाल के सब कुछ करके आप डालते हैं यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपरली एज अ यूट्यूबर, वो डाल के 1 घंटे के अंदर आपने सबमिट करना है, क्योंकि दे आर वांटिंग वन मैन आर्मी। मैं आपको अभी से बता दूं कि जब आप कोर्स स्टार्ट करें, आप ये जरूर कोशिश करें कि आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे ऑडियो है, पेपर पेज डिजाइनिंग है, राइटिंग है। और राइटिंग में भी, जैसा कि प्रियेश ने भी कहा, कि राइटिंग आपकी बिल्कुल कोर स्किल होनी चाहिए। चाहे आप एंकर बनना चाहते हैं, चाहे आप टीवी में जाना चाहते हैं, रेडियो में जाना चाहते हैं, एड एंड पीआर में जाना चाहते हैं, या डिजिटल में जाना चाहते हैं, ये सभी कोर्सेज हमारे आईएमसी में हैं। राइटिंग आपकी कोर स्किल होनी चाहिए, लैंग्वेज
पे आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो जिसके लिए आप आईएमसी में पार्ट लेना चाहते हैं। आपका लैंग्वेज काफी स्ट्रांग होना चाहिए और राइटिंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। हालांकि आईएमसी में भी आप मतलब अभी से डरने की जरूरत नहीं है, आईएमसी में भी काफी आपको एक तरीके से अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो आपको रगड़ा जाएगा, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, और एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपको पिसा जाएगा कि आप जो जर्नलिज्म जो फील्ड है, जो एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक फील्ड है, जिस फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो अच्छे से अच्छी फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि हमारे साथ भी हुआ। बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो आए यहाँ पे सभी कोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि ईजे कोर्स है तो इसमें हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। एड एंड पीआर से लेके डिजिटल मीडिया से लेके आपका दूसरा जो जो भी चीजें हैं, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, टीवी प्रोडक्शन, रेडियो प्रोडक्शन, सब कुछ सिखाया जाता है। तो और उसके लिए पढ़ाने भी वही लोग आते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जो अभी किसी बड़े चैनल में काम कर रहे होते हैं। एनडीटीवी से लेकर के, बीबीसी से लेकर के, क्विंट से लेकर के, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहां से, जी से लेकर के, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के, सभी लोग सभी इंस्टीट्यूट्स के जो हैं, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, वो आए हैं। उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने बाकायदा लेक्चर्स लिए हैं, और हमें बताया है कि किस तरीके से आप अपने आप को फॉर द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म तैयार कर सकते हैं। एंड क्योंकि आज डिजिटल का समय है, डिजिटल एज है, तो आपने एक वन मैन आर्मी बन के दिखाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में बैठे, तब हालांकि मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं दिए हैं, मैं बाद में भी बताऊंगी जब सर क्वेश्चन करेंगे। मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं दिए, क्योंकि मेरा दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर था कि मैं कौन से ऑप्शंस चूज करना चाहती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे काफी मेरे दोस्त हैं जो बहुत लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। प्रियेश ने भी कहा कि उन्होंने भी दिया। तो ये चीज है कि वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं, और सभी में एक चीज जरूर कॉमन है कि वो आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आप कितना जानते हैं सभी चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पसंद करता हूँ या पॉलिटिक्स पसंद करती हूँ तो मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही पता होना चाहिए। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए न्यूज़पेपर सबसे बड़ा सोर्स है। उसके साथ साथ हमारे हाथ में फोन तो है ही है, हर एक सेकंड में हम कोई न्यूज कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमने अलर्ट रहना है, हमें पता रखना है कि पूरे साल क्या हुआ आसपास, और स्पेशली जब प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो रही है उसके आसपास के टाइम में क्या चल रहा है, बड़ा क्या इवेंट्स चल रहे हैं, उनके बारे में आपकी आपने तैयारी करनी है। हालांकि ये तो अभी बहुत बात की बात है, अभी भी 9 महीने आप लोगों के पास हैं। बट यही है कि अगर आप शुरू से आदत रखेंगे पढ़ने की, लिखने की, एवं सारी जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग रही है उसको एकदम ग्रैब करने की, मतलब जो भी आ रहा है आप बस सीख डालिए। आपको पता नहीं है कि वो आगे कब कहाँ पे काम आएगा। सही। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, शुरू में हमने सोचा है कि क्यों सीख रहे हैं हम, मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हम तो राइटर्स हैं, हम तो रिपोर्टर्स हैं, हम डिजाइनिंग क्यों सीखें। लेकिन वो भी एक एडिड स्किल हो जाता है, जहाँ पे अगर आप बोल सकते हो कि सर हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो हम एडिटिंग भी करके दिखा देंगे आपको, डिजाइनिंग भी करके दिखा देंगे आपको। तो आप किसी और कैंडिडेट से थोड़ा आगे हटकर बैठ सकते हैं, और आगे एक एज आ जाती है आपको कि अच्छा ये बच्चा ये सारी चीजें साथ में कर सकता है, तो वो आपको प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू समवन एल्स। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी प्लेसमेंट भी हो गई है प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो में। सो यस, दैट हैज बीन माय जर्नी हियर। बिल्कुल, प्लेसमेंट पे मैं अभी वापस आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, लेकिन प्रियस भाई से ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग जो है प्लेसमेंट पे जो है कमेंट चाहते हैं, ठीक है? तो प्लेसमेंट के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं भाई? एवरेज सैलरी पूछ रहे हैं, ठीक है? जैसे आपने बताया कि 50 कंपनी आई है, लेकिन एवरेज सैलरी कितनी है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि यस कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छे हैं? जैसे कि आपने कहा कि आपने बाहर से अप्लाई किया, ठीक है? यस तो सर, फिर यस। आप कैसे इसको जो है बताओगे कि ठीक था, अच्छा था? और सर यदि कंपनी की बात करें तो सर यहाँ पे तो जो कंपनियां आई है सर, एवरेज इन लोग का देखे तो कुछ कंपनियां 5 लाख, 6 लाख, मतलब 7 लाख, जो पीएसयू है सर 7 लाख लेकर आई है यहाँ पे।
लेकिन कुछ कंपनियां सर, मैक्सिमम क्या मतलब 20-30 के अप्रॉक्स जो कंपनियां हैं वो एवरेज, मतलब यदि हम जोड़ ले तो 3 to 5 पैसे ही है सर प्लेसमेंट का। यहाँ पैकेज लेकर आइए, ले भी जा रही है सर। जैसे प्रसार अर्पिता का हुआ है, प्रसार भारती में बल्क में ले गए हैं, 46 लोग को ले गए हैं। ये है सर जी प्लेसमेंट। जी। मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक बार हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर चलते हैं। अगर आप आईएमसी जैसा ही पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, मतलब कि आईएमसी में जैसी पढ़ाई होती है, उसका लगभग 80% वही की वही पढ़ाई आपको कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगी। मतलब कि जैसे कि बड़े बड़े एडिटर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं पढ़ाने के लिए, गेस्ट फैकल्टी भी मिल जाएगी। एट द एंड क्या मिलता है वहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में? वहां आपको जो 100% प्लेसमेंट का जो दावा होता है, उसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है। बहुत कम गिने चुने इक्का दुक्का दो चार इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर हैं जो कि कुछ प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन उसका भी जो 100% वो बता रहे हैं ना, उसमें 50% से ज्यादा, आधी से ज्यादा इंटर्नशिप ही है, प्लेसमेंट नहीं है। इस बात को आप कंपेयर करके देखिए कि जहां बाहर आईएमसी जैसा पीजी डिप्लोमा करने के लिए आपको 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। एट दी एंड रिटर्न क्या है? रिटर्न है वहां पर इंटर्नशिप। अब आप बताइए कि इस साल इंटर्नशिप ज्यादा है कि आपके पास जॉब्स ज्यादा है? सर ये बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि वहां से इंडिया टुडे का है सर, तो वहां पे प्लेसमेंट हो जाती है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो इंटर्नशिप करवाता है, प्लेसमेंट नहीं देता है। आईएमसी आपको प्लेसमेंट देती है, यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है आपको। ये तो जॉब ये वाली थोड़ी सी प्लेसमेंट मतलब। देता है, चाहे वो 2.5 एलपीए वाला ही जो है आपको क्यों ना मिले यहाँ पे, लेकिन वो 2.5 एलपीए भी है ना, आपको आईटीआई में नहीं मिलता है। ठीक है, इतना पे करने की बात नहीं मिल रहा है। ये है आईएमसी की क्वालिटी। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है। ठीक है। सर एक लेकिन चीज और बताना चाहता हूँ सर। जी जी सर बताइए। अभी तक 2 वीक हो गए हमारे। अभी हम्म तक सर, अभी जाके मैंने वहां पे नोटिस बोर्ड पे देखा सर, हम्म। टोटल 138 लड़के प्लेस हो गए 2 वीक में सर। मतलब हो चुके हैं। अभी हम लोग का पूरा अगस्त अभी प्लेसमेंट चलने वाला है। तो हम्म। लगभग सर हो ही जाएंगे सर जहाँ पे। जी। अर्पिता, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे प्लेसमेंट्स को लेकर? बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है, कितना पैकेज मिल रहा है, बताओ भाई, बताओ हाँ सर। सबको। सर वही मैं थोड़ा मतलब इस सेशन पे आने से पहले थोड़ा पता कर रही थी। तो सर ऐसा है कि अभी तक जो हाईएस्ट जिसको प्लेसमेंट मिली है वो है नमित करके कोई है। आई एम नॉट श्योर वो किस कैंपस से हैं या किस कोर्स से नमित हैं। बाथला, हाँ आइजोल, सर। हाँ हाँ हाँ। नमित अपने एक बात्ला को। स्टूडेंट है वो। हाँ सर, नमित बात्ला को मिली है 7 एलपीए मिला है उसको। वराहे करके जो एनालिटिक्स कंपनी है वो उसको लेकर गई है, उसको 7 मिला है। और उसी सेम कंपनी में सर नमित के ईजे। बारे में 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि अगर आप उसकी प्रीवियस चैट में अगर आपको बताऊं ना, तो वो इस तरह की थी। वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो हाँ दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, उसको जाना था आइजोल। उसने डीएम भी लिया था। उसको ये भी था कि सर मेरे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मैंने डीएम ले रखा है, आइजोल भी जाना पड़ेगा दिल्ली छोड़ के। वो बहुत ज्यादा परेशान था। फिर एट द एंड मेरे को उसने ये कहा कि सर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी इतनी की मदद ये कर देना कि जो बच्चे आइजोल आना चाहते हो प्लीज मेरे को जो है बता देना, ताकि मैं उनसे जो है जल्दी जुड़ सकूं। और आइजोल में ऐसा नहीं हो कि बच्चे हो ही ना, मैं ही या दो चार लोग ही चले जाए, ऐसा नहीं हो जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। एट द एंड तुम्हें जो है पॉजिटिविटी जो है हाथ लगेगी, नेगेटिव तुम नहीं रहोगे। और आज जैसे आपने बताया तो मेरे को बहुत खुशी हुई मित के हाँ बारे सर, वही है मतलब जितना मुझे पता करके पता चला है कि वही है जो अभी तक जिनकी हाईएस्ट 7 एलपीए की लगी हुई है। और बस वही मैं ऐड कर रही थी कि सर वही सेम कंपनी में हमारी ही ईजे क्लास से विमान दास करके हैं। वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो आईएमसी के साथ साथ, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि टाइम नहीं मिलता है, बट उन्होंने मतलब एक तरीके से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के उन्होंने वहां पर इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी आईएमसी के दौरान ही। और वो अपना वीकेंड का टाइम निकाल के वहां जाते थे और वहां पे इंटर्नशिप करते थे। तो क्योंकि वो वहां पे इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनको भी उसी कंपनी में जॉब मिली है, बट थोड़ा हायर पैकेज है उनका। आई गेस 9 एलपीए है। तो इस तरीके का रहा है सिस्टम। तो जैसा कि प्रियेश कह रहे थे प्लेसमेंट के बारे में,
तो यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा लगा, मतलब मे बी इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट मैं आपको ऑनेस्टली ही एक पिक्चर देना चाहूंगी बिल्कुल। कि जो प्रिंट मीडिया के लिए, क्योंकि जैसे ईजे हैं हम, तो हमें ज्यादातर हमारा फोकस प्रिंट मीडिया पे होता है कि हम अखबारों में, मैगजीन्स में जाएंगे। तो अखबार काफी कम आए इस बार। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो अभी हमें पता नहीं है। मेरी प्लेसमेंट ऑफिसर जो है हमारे, प्रमोद सर, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बोला कि अभी काफी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, जो कि आ सकती हैं आगे। तो इसलिए जो बच्चे जिनका अभी तक नहीं हुआ है, वो मतलब हम भी कोशिश करें कि वो निराश ना हो, क्योंकि अभी काफी अखबार अभी तक बहुत कम आए हैं। पीआर की कंपनीज आ रही हैं, और इवन इस बार पीएसयूज भी काफी आ रहे हैं जो बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। और उसके साथ साथ टीवी भी आ रहा है, टीवी भी आ रहा है। बट आई वुड मतलब जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं अखबार में जाऊं, और जिस अखबार में चाहती थी वो नहीं आया। मतलब मैंने सोचा था कि वो आएगा, क्योंकि वो हर बार आता है, बट इस बार नहीं आ पाया। तो बेसिकली वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था, और इसीलिए पहले दिन मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया आया था, और टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा असेसमेंट जो टेस्ट होता है वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से मेरा पहले दिन तो नहीं हो पाया इंटर्न, सॉरी आई मीन प्लेसमेंट नहीं हो पाया। लेकिन उसके वही, जैसा कि प्रियेश ने कहा, कि मैंने भी कोई हार नहीं मानी। और मुझे पता था कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनीज में मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने वहां ही अप्लाई किया। आई मीन बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट जो मैंने अप्लाई किया, करीब 4-5 दिन बाद प्रसार भारती आई थी, और वही मेरा फर्स्ट टारगेट था। पूरे साल मैंने अपने आप को इसी तरीके से तैयार किया था कि मैं प्रसार भारती के लिए बैठना चाहती हूँ, और मैंने प्रसार भारती दिया। उसके साथ साथ मैंने आउटलुक जो मैगजीन है, वो भी काफी बड़ा नाम है, उसके लिए भी दिया, वहां भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। लेकिन क्योंकि प्रसार भारती पहले आ गया था, तो मैं मतलब आउटलुक नहीं ले पाई। तो ये रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा प्लेसमेंट्स का। तो लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ, काफी जो बच्चे हैं जो अभी भी अपीयर कर रहे हैं, काफी अच्छी कंपनीज आ रही हैं। एनडीटीवी आ रहा है, काफी बच्चों को लेके गया है। कि अभी जैसे हम सब जानते हैं कि काफी मीडिया में स्टार्टअप कल्चर काफी शुरू हो गया, और काफी प्रोमिनेंस मिल रही है। मतलब यूट्यूब चैनल से लेकर के, छोटी कंपनी से लेकर के, काफी अपॉर्चुनिटी अभी खुल गई है। मतलब आप अपने आप का भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और वो हमें पढ़ाया भी जाता है कि कैसे हम अपना खुद का वेंचर शुरू कर सकें। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक सेकेंड। तो वहाँ हमारे अ, मेरे टाइम पे जब प्लेसमेंट्स हो रहे थे, तो वहां पर एक यूट्यूब चैनल आया। तो उसके जो टोटल सब्सक्राइबर्स थे, वो 130 थे, ओनली 130, 130 सब्सक्राइबर्स। और वो हायर कर रहा था। अब लोगों को बहुत डाउट हो गया कि इसके जब सब्सक्राइबर ही नहीं है, कल को ये पूरा ही बंद हो जाएगा। तो हमारा, क्योंकि पैकेज उसका ठीक ठाक था, 3 लाख से ऊपर का था। ठीक है। तो सबको लगा कि यार ये है तो मतलब बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन कल को ये बंद हो जाएगी कंपनी, तो कौन जिम्मेदार है। तो इस वजह से जो है लास्ट तक जो है किसी ने उसका फॉर्म तक नहीं भरा। तो ऐसी कंपनियां भी होती है। आपको सोच समझ के जो है देखना होता है कि मैं कहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो उसके बारे में रिसर्च बहुत जरूरी हो जाती है। सर, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है 1 हफ्ते पहले। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि प्लेसमेंट सेल को भी कंफर्मेशन लेने में टाइम लग रहा था। लेकिन वही है कि आपने अपने जो टारगेट्स हैं, जिन टारगेट्स पे आप बैठना चाहते हैं, आप बिल्कुल, आपका दिमाग बना हुआ है कि इन्हीं कंपनीज में आप हम्म। उसका भाग लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव में, तो आप उनके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें हमारी मैम ने ये बताया था कि जैसे जिन कंपनीज के लिए आप बैठना चाहते हैं, उनके बारे में आप रिसर्च करना स्टार्ट करो, उनके बारे में ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। हमारा बाकायदा एक ऐसी क्लास असाइनमेंट था, जिसमें हमें अपनी जो फेवरेट कंपनी जहाँ पे हम नौकरी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर एक केस स्टडी करनी थी, जिसमें हमने बाकायदा उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ा। मतलब उसकी सर्कुलेशन से लेकर के, उसका ऑनलाइन एंगेजमेंट लेकर से, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू किया, कितना पैसा कमाती है, क्या उसका अभी प्रेजेंट स्टेटस है, सब कुछ हमने किया। तो इससे क्या होता है कि आप तैयार रहते हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए, जहाँ पे आपको कुछ भी उस कंपनी से रिलेटेड पूछा जाए कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, तब आपके पास जवाब तैयार होता है, और आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और आपको वो जो इंटरव्यू है, वो आपको सीधे पहचान जाता है कि ये बच्चा स्पेशली इस कंपनी के लिए तैयारी कर रहा है, और ये
अगर सिलेक्ट करा हमने इसे, तो ये पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं, ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, जो आपको करते करते समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आपका कोर्स खत्म होने की तरफ आएगा, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। हाँ, मैं एक चीज बस ऐड जरूर करना चाहूंगी कि ये जो प्लेसमेंट वाला जो समय होता है, हालांकि मेरा तो 2 हफ्ते का टाइम मतलब मैंने स्पेंड किया इस ड्राइव में। अ, थोड़ा सा टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। आपकी मतलब एक टेंशन होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाता है। कई बच्चे डिप्रेशन में भी आने लगते हैं, ऐसा इस बार भी हो रहा है। कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने इंटरव्यू में बैठ रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं। एक मेरा मेरा ही फ्रेंड है ईजे में, वो बाकायदा 8 इंटरव्यू देने के बाद उसको, अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसको 3 कंपनी से ऑफर आ रहे हैं, उसे चूज करना पड़ रहा है। तो बेसिकली यही है कि आपने हार नहीं माननी है बहुत जल्दी, आपने कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डालते रहना है कि हम करते रहें करते रहें करते रहें। और बिकॉज वी नेवर नो कि अगला कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और क्या पता होता है, वो होता है। वो आज मैं आज ही का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे जामिया से पढ़े हुए एक स्टूडेंट है, निशांत मिश्रा, अगर आप जानते हो। तो जामिया की टीवी जर्नलिज्म से उन्होंने कोर्स किया और उनका प्लेसमेंट तो पहले ही हो गया था। आज उनका कॉल आया कि सर मेरे पास पता नहीं कैसे, मैं अप्लाई तो काफी जगह कर रहा था, 3 जगह से एक ही दिन में आज कॉल आया है। एक प्रसार भारती स्पोर्ट्स लेवल पे उनको ले रहे हैं, एक कंडी टीवी में ले रहे हैं, और तीसरा एक अमर उजाला से। ठीक है, तीनों का ही जो है सिटी से करीब मतलब कि 30,000 प्लस का ही उसका था। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही लकी पर्सन हो, आप कुंडली भी चेक करवाओ कि कौन सा दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि उसी हिसाब से अप्लाई किया जाए। तो हाँ ऐसा सर, ऐसा बिल्कुल। होता है। ये भी हो रहा है, मतलब इसलिए एक्चुअली ये बहुत थोड़ी अनसर्टन पीरियड रहता है कि आपको समझ नहीं होता आता है। कि कहीं होता से है। आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता क्यों रिजेक्ट हो गए, लेकिन क्या पता आप अगले ही क्षण अब दूसरी कंपनी में सिलेक्ट हो जा रहे हो। तो बेसिकली बहुत अनसर्टन है। आप मतलब कोई भी आपको गारंटी से नहीं बोल पाएगा कि आपका हो ही जाएगा, या आप ये करो तो आपका हो जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप बस इतना ही कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी करके जाइए, और उनको ये दिखाइए कि आप कितना तैयार हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो नॉलेज बेस है, वो अपने आप ही पहचान जाते हैं। वो बिल्कुल। थोड़े से क्वेश्चन पूछने के बाद ही पहचान जाते हैं, और बिल्कुल। उसी तरीके से आपका जो है वो समझ जाते जी। आपको थोड़ा सा ब्रेक देते हुए पांडे जी को बुलाते हैं। पांडे जी ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, असेसमेंट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहां पे, तो उसमें पूछ क्या रहे हैं? करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, जीके पूछ रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हैं। करेंट इशू बहुत ज्यादा पूछ रहा है जैसे, मतलब पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम्म। करंट में अभी चल रहा है मणिपुर वायलेंस, पूछा जा रहा है इसमें। हम्म। अभी हाल में मतलब वाराहे में मैं दे रहा था इंटरव्यू, तो हम्म। उसमें ये पूछा गया कि ये बताओ कि मोदी जी पार्लियामेंट में मणिपुर वायलेंस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे हम्म। ऐसे क्वेश्चन है। अभी जो इंडिया और एनडीए जो हुआ है, हम्म। इससे क्वेश्चन किया जा रहा है। ब्रिक्स से हम्म। क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे मेरा बीट था पॉलिटिक्स, हम्म। तो पॉलिटिक्स से ही बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहे थे। हम्म। और ग्रुप डिस्कशन में तो उनके मन से होता है, हम्म। वो कुछ भी पूछ सकते हम्म। हैं कि इस ग्रुप डिस्कशन पे। हम्म। तो यही चल रहा है सर अब। तो कुछ कंपनी तो डायरेक्टली इंटरव्यू लेती होगी, कुछ असेसमेंट टेस्ट के बेसिस पे। यस सर। हाँ सर, कुछ कंपनी जो है सर, जैसे कुछ कंपनी आ रही है रिटन टेस्ट ले रही है, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू ले रही है। कुछ कंपनी 3 डायरेक्ट स्टेप। इंटरव्यू ले रही है। कुछ सर, हाँ, कुछ सर ग्रुप और आप। डिस्कशन, जैसे डिजाइन बॉक्स आई थी। तो सर हम्म। डिजाइन बॉक्स ने पहले ग्रुप डिस्कशन किया, उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए कुछ स्टूडेंट हम्म। को, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए लगे। और कुछ लोग, तो ऐसे ही चल रहा है सर। डायरेक्टली सीवी देख के ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते होंगे, हाँ सीवी सर, से। वो शॉर्ट लिस्ट हो जा रहे हैं डायरेक्ट सर, सीवी से। जी जी। अर्पिता, क्या एड ऑन करना चाहोगे, क्या पूछ रही है कंपनियां? सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं स्पेशली प्रसार भारती का बताना चाहूंगी। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया, उन्होंने सीधे शॉर्टलिस्ट किया हमें, और उसके बाद सीधे इंटरव्यू था। तो प्रसार भारती का इंटरव्यू इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि मैंने सभी से पूछा भी है, थोड़ा सा अलग है। मतलब क्या कहते हैं कि वो एक तरीके से थोड़ा सा यूपीएससी वाला माहौल है। कि वो सब कुछ आपसे पूछ लेते हैं, मतलब कुछ भी रिलेटेड है। स्पेशली उनका फोकस पार्लियामेंट पे रहता है, उनका फोकस पॉलिटिकल जो भी न्यूज चल रही है, नेशनल जो डेवलपमेंटल न्यूज चल रही है, नेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, और जो सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उनके जो स्कीम्स हैं,
या मोदी जी के जो स्कीम्स लाए गए हैं या रिसेंट में जो भी चीजें हो रही हैं हम्म, उनके उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन वो ये भी आपका चेक कर रहे होते हैं कि, हालांकि मैं बहुत ज्यादा दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ उन्होंने क्या चेक करा, बट मैं ये जरूर देख रही हूँ कि वो सब कुछ पूछ रहे हैं। मतलब आप हर सब्जेक्ट मैटर से कुछ ना कुछ निकाल के पूछ रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों से हम्म। उन्होंने उनका इंटरेस्ट एरिया पूछा और इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पे उन्होंने चीजें पूछी। मेरे साथ जैसे ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने सब कुछ ही पूछा, थोड़ा थोड़ा पूछा। इवन मेरा सीवी देख के भी, सीवी से भी सवाल आते हैं, तो आपका सीवी भी इस तरीके से आप बनाइए कि आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो आपने क्या मेंशन किया है। और कुछ भी अगर मेंशन किया है तो उसका जवाब भी आपके पास रेडी होना चाहिए कि आपका हम्म। क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पे। कहीं भी अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस डाला है या एजुकेशन डाली है तो उसका क्या आपने पढ़ाई करी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से कितने वो। लोग बैठे थे इंटरव्यू में प्रसार भारती के सर अंदर? 165 बच्चे बैठे। 165 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 30 को लिया ना, कितने को लिया? 46 46 को लिया। और हाँ जो इंटरव्यू करने वाले लोग थे वो एक साथ कितने, मतलब पैनल में कितने लोग बैठ रहे थे? तीन सर, चार दो? पैनल में 4 लोग बैठे। 4 लोग बैठे थे। अच्छा अच्छा। और वो सब कुछ पूछ रहे थे और डायरेक्टली सीवी के बेसिस पे जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। हाँ तो कुछ लोग जीडी मतलब कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में अच्छे से नहीं जानते, प्लीज थोड़ा सा वो भी बता दो कैसे हो रहा है। सर, मैंने जैसे पार्ट लिया था आउटलुक के ग्रुप डिस्कशन में, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि हमें टॉप कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है और ऑन द स्पॉट ही आपने बोलना होता है। बेसिकली आपको हम्म 5 से 6 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक साथ आपको बिठाया जाता है और एक टॉपिक होता है जिसपे आपको बात करनी होती है। और इस बातचीत में आपने ये दिखाना है कि कितना आपको आता है, बट कितना आपको आता है के साथ साथ ये भी कि कैसे आप अपनी बात रख पा रहे हो। मतलब चार, अगर 5-6 लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करें कि आपका जो बात है, आपकी जो आर्ग्यूमेंट है, वो लोगों को सुने, वो लोग सुने हम्म। और उस पे आपका काउंटर क्वेश्चन करें और आप दूसरों को क्वेश्चन करें। तो ये एक उसमें आपका टेस्ट लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेते हैं, पर्सनैलिटी का टेस्ट लेते हैं और साथ साथ डेफिनेटली आपका लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, इन सब चीजों का तो टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल प्रियस जी, सर मैं ऐड एस्पायरेंट्स को। करना था। जी जी सर बताइए। सर अभी जैसे डिजाइन बॉक्स का सर अभी ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग को हम्म 10-10 के ग्रुप में वो पहले बांट दिए। उसके बाद हम हम्म 10 लोग गए वहां पे, तो 5 अगेंस्ट और 5 फॉर को पहले वो टॉपिक दिए। और टॉपिक हमारा था हाउ सोशल मीडिया पोलराइज द वर्ल्ड। उसमें हम्म अगेंस्ट 5 को बोलना था और 5 को फॉर में बोलना था सर। तो हम्म ये था, और वहां पे ये देख रहे थे कि कौन लड़का मतलब बोल रहा है। वो कंटेंट तो देखते ही थे, नॉलेज तो वो एकदम बिल्कुल देखेंगे कि क्या बोल रहे हो, और ये भी देखते हैं कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं। तो उस बेसिस पे भी वो शॉर्ट लिस्ट किए थे उस। हम्म। ऐसे ही जाता है सर ग्रुप डिस्कशन। अब जीडी में तरीका क्या होता है कि सोशल मीडिया कैसे पोलराइज कर रहा है, अगर आपके पास 5-5 पॉइंट नहीं आते हैं तो स्टार्ट करने से पहले ये बोल दो कि मैंने 3-3 पॉइंट्स बना लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 ये 3 ये। ठीक है, तो ये भी माइंड सेट का खेल है कि उसने 5 दिए, 5 आपको नहीं मिल रहे हैं, थॉट प्रोसेस नहीं हो रही है, तो 3-3 करके ही बता दो। तो तरीका होता है हर चीज का, अगर आपको कुछ नहीं भी आता, कम भी आता है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से रखते हुए बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट मैसेज क्या रहेगा एस्पायरेंट्स के लिए आपका? कुछ टिप्स वगैरह लास्ट में जो भी आप देना चाहें, जो मैंने नहीं पूछी हो, जो आप बताना चाहते हैं, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट में जो है आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर आपने बताया पढ़ते रहना चाहिए, मैगजीन पढ़ते रहिए, और अलग अलग टॉपिक्स पर, सोशल इश्यूज पे लिखिए, पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखिए, इकोनॉमिक इश्यूज पे लिखिए, आईआर पे लिखिए, कल्चर को भी जानिए, जितने फेस्टिवल्स होते हैं उनके बारे में जानिए, पॉलिटिकल पार्टीज की जो है अपनी नोट्स ही बना डालो ताकि जो है बाद में चेंज नहीं हो। देखो क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं ना, इश्यूज, वो वही के वही रहते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मुद्दे वही की वही हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। पहले राम मंदिर था, अब ज्ञान वापी है, मुद्दा वही है, इंसिडेंट या फिर इवेंट जो है, चीजें उसमें अपडेट आता रहता है। अगर आपको राम मंदिर का बेसिक पहले से पता है तो वो आज भी जो है न्यूज बनाते समय, ज्ञान वापी की न्यूज लिखते समय आपको जो है उसमें काम आएगा, कहीं ना कहीं एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो है, अगर
शरद पवार की पार्टी के बारे में आपने साल भर पहले भी जाना था, 2 साल पहले भी जाना था, तो आज भी आपके काम आएगा। तो जो पढ़ा है लगभग उसी में थोड़ा थोड़ा अपडेट करने रहते होता है, ठीक है। काफी सारे एस्पायरेंट्स हमारे यहाँ पे जो आते हैं उन वो जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उनको करंट अफेयर बहुत ज्यादा भारी लगता है। इसलिए भारी लगता है कि उनका जीरो, मतलब जो जीके है वो पूरा जीरो है अभी तक, ठीक है। शुरुआत में बेस कुछ नहीं है। अब जब आपके पास कुछ है नहीं तो बेस बनाते हुए आपको सब कुछ पढ़ना होता है। जब आपके पास कुछ बन गया तो उसमें बस जो है अपडेट आता रहता है। प्लीज प्रियस जी बताइए लास्ट मैसेज अपना। सर मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत मेहनत करो, जितना हो सके मार्क्स लाओ फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आप अभी जो प्लेसमेंट हो रहा है हम लोग का, इसमें सेकेंड सेमेस्टर का भी मार्क्स नहीं आया, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स पे ही हम लोग को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो हम्म। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा, हालांकि कंपनियां मार्क्स नहीं देखती है, कुछ कंपनियां आती है आपको देखी आईएमसी से वो ले जाएंगे आपको, लेकिन मार्क्स लाओ। ये थोड़ी बहुत भूल थी हमारी कि मैंने ये नहीं सोचा, मुझे लगा कि अपने से ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम्म। वो मार्क्स डिपेंड करता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। और हम्म। दूसरी चीज जैसे सर ने बता भी दिए हैं कि अपडेट रहो, क्या चल रहा है अभी। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी क्राइसिस यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई, इंटरव्यू में जो भी पॉलिटिक्स की बिट पे आ रहे हैं सीधे पूछ रहे हैं कि एनसीपी क्राइसिस क्या है बताओ, इंडिया क्या है बताओ। तो ये सारी चीजें मतलब उनका ये है कि अपडेट हो कि नहीं, अभी क्या चल रहा है। जैसे अब क्राइम पे करना है तो नो वायलेंस हुआ है, आप नो वायलेंस के बारे में बताओ, अपना ओपिनियन भी थोड़ा जान लो कि क्या हम्म। सही हो सकता है। तो बिल्कुल। अपडेट रहना बहुत जरूरी है, और सर ने बता ही दिया कि फॉर्मेट वही होता है, आपको केवल इंसिडेंट बदलते रहते हैं कि क्या हो रहा है। जी। तो ऐसे ही बस मतलब पढ़ना है, वहां पे जाके मेहनत करो। बिल्कुल। अर्पिता जी, आपका मैसेज एस्पायरेंट्स को। हाँ सर, जैसा कि प्रियेश ने कहा और मैं जस्ट ये बोलने ही वाली थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब यूजुअली सभी लोग यही कहते हैं, इवन प्रोफेसर्स भी यही कहते हैं, इन्होंने भी हमें यही बोला था कि मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है, मतलब ज्यादा आपकी स्किल्स और जो आप सीख रहे हो वो मैटर कर रहा है। हमें भी यही कहा गया था। लेकिन जो प्लेसमेंट ड्राइव में इस बार मुझे दिख रहा है, और ये भी हमें बताया गया था कि कंपनीज मार्क्स नहीं देखती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था या क्या है, बट इस बार मुझे जो दिख रहा है, काफी ज्यादा जो है बच्चे मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, और काफी ये बच्चे। हमारे साल में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पुरानी बातें बताता हूँ जो शायद आपको भी नहीं पता होती। देखो जब 2017 तक क्या होता था, एमसी का प्लेसमेंट कैसे होता था, आज की तरह नहीं होता था। उस समय प्लेसमेंट सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले ही हो जाते थे। मतलब कि क्लासेस के साथ साथ में जो है आपके प्लेसमेंट भी चलते थे। और अगस्त से हमेशा सेशन स्टार्ट होता, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले ही जो है ये बर्डन आपके ऊपर आ जाता था। फिर क्या होता था कि कुछ लोग नौकरी लेने के बाद में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने तक नहीं आते थे। तो काफी सारी खामियां थी। उस समय प्लेसमेंट अच्छा होता था क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें कंपनियां ज्यादा थोड़ी सी हायरिंग करती है या पैकेज देने में समर्थ होती है, खासतौर से अप्रैल के महीने में। अप्रैल से जितना दूर आप बाद में जाएंगे उतना प्लेसमेंट का जो थोड़ा सा है डाउनग्रेड आपको देखने को मिलता है। तो पहले ऐसा होता था। और मेरे टाइम पे जो है जो आप कह रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स का, हमें भी ऐसे ही बताया गया था। फिर जब ये फर्स्ट टाइम हमने भी देखा तो काफी लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया कि ये कंपनी फलनी कंपनी जो है क्यों तो केवल आरटीवी वालों को ले रही है, और उस वाली कंपनी ने जो है क्यों सब जो है फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स को जो है बेस बनाया है। तो ऐसे ऐसी चीजें जो है आईएमसी में होती आई है। प्लीज अपना जो है मैसेज हाँ दीजिए। सर, और बिल्कुल मैं यही बोलूंगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पे बहुत ध्यान दीजिए। मतलब आई वुड से कि जैसा कि प्रियेश ने भी कहा कि जितना हो सके कम से कम 75 तक रखिए अपना, जितना भी आप मेहनत कर सकें और जितना भी आपकी कैपेसिटी में हो, 75 तक रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितने भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि इतनी सारी कंपनीज हैं, और अगर एक कंपनी 7 से 8 लोगों को लेने के लिए आई है, तो और अगर वहां पे मतलब 300 से ज्यादा बच्चे अगर बैठ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कोई तो एक क्राइटेरिया रखना पड़ता है बच्चे छांटने के लिए, ताकि उनको भी ज्यादा प्रेशर ना हो। तो वो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो मार्क्स का ही रख रहे हैं, और इस साल तो बिल्कुल यही हो रहा है। हर कंपनी ऑलमोस्ट बोल नहीं रही है, मतलब एक कंपनी ऐसी थी जिन्होंने बोला था कि हम 70% से ज्यादा बच्चों को ले रहे हैं, बट काफी कंपनी ऐसी है जो एक्सटेंड मतलब बाहर
ओवरटली बोल नहीं रही है कि हम मार्क्स पे बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वो पता चलता है, जैसे ही लिस्ट आ जाती है वो पता चल जाता है। तो इसलिए मार्क्स को बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि जो भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि काफी एफर्ट किया जाता है आपके लिए, स्पेशल लेक्चर्स, स्पेशल ट्रेनिंग और सभी कुछ जो मतलब 9 महीने में जितना भी सिखाया जा सकता है और जो आपके सिलेबस में है, वो सिखाने की पूरी कोशिश फैकल्टी के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो आप अगर इस चीज को, हर अपॉर्चुनिटी को अगर ले लें अपने हाथ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, या आपको लगे कि मेरे मतलब की नहीं है मैं क्यों करूं, आप अगर कर लें उस चीज, शायद अभी इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने भी कई चीजें पूरे साल करी जो मुझे लगा कि शायद मुझे इंटरव्यू में ना तो काम में आई, ना मेरे से पूछा गया, ठीक है ना, किसने देखा, लेकिन वो जो आप एक स्किल सीख जाते हैं, वो आपको, यू नेवर नो कि जब आप वर्किंग फील्ड में आ जाएंगे, जब आप एक्सपीरियंस गेन करने लगेंगे, तो कहीं आपको एकदम से काम आ गया, आप बोलें कि हमने ये कर रखा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वो चीज जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे आप ध्यान रखिए। हालांकि उसके साथ साथ जो हमारी लाइब्रेरी है, जब आप लोग कॉलेज आएंगे आपको पता चलेगा, दिल्ली कैंपस में स्पेशली सबसे बड़ी मीडिया लाइब्रेरी उसको कहा जाता है। तो लाइब्रेरी का काफी यूज करिए। टाइम, हालांकि मैं अग्री करती हूँ कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, उसके बीच में भी बच्चे टाइम निकाल लेते हैं, हम भी जा करके पढ़ने लगते हैं, कभी भी टाइम मिलता है हम कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको लिखने में बहुत आसानी, आपको जितनी नॉलेज होगी, आप उतनी जल्दी आप कोई भी चीज लिख के दे सकते हैं, कोई भी चीज अच्छे से लिख सकते हैं, और उतनी ही जल्दी आप लैंग्वेज को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी का नाम लेते ही मुझे भी अपनी जो है यादें ताजा हो गई। मैं हमेशा आईएमसी में फिक्स 9:30 बजे आता था। 9:30 से 10 बजे तक मैं हमेशा न्यूज़पेपर जो है, आपने देखा है लाइब्रेरी से एंटर करने से पहले वहाँ न्यूज़पेपर आधे घंटा मेरे को लगता था। उसके बाद क्लास में जाता था। क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी टाइमली, हमेशा टाइम पे स्टार्ट होती है आईएमसी में। हमारे टाइम पे तो ऐसा ही था। बाकी लगभग कभी कभी कोई गेस्ट फैकल्टी डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, तो अलग बात है। तो उसके बीच में, और 1 से 2 बजे के बीच में लंच होता था, तो उसमें भी जो है मैं वापस लाइब्रेरी में ही जो है अपना बैठ जाता था। मैं जेएनयू में दहिया के ढाबे पे कम ही गया हूँ, और तभी जाता था जब कैंटीन में खाना जब अच्छा नहीं बना। ठीक है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन था। और कभी मान लो कि वेज वालों को थोड़ा साइड कर दिया कैंटीन वाले ने, तो फिर मेरे को मजबूरी में जो है जेएनयू दहिया वाला जो है वो ढाबा, वहीं जाना होता था। ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में भी मैं जो है टाइम निकालता था, और 5 बजे के बाद में मैं वापस लाइब्रेरी में बैठ जाता था। 7:30 तक जो है मैं आईएमसी में रहता। 9:30 से 7:30 ये मेरा फिक्स टाइम था। सैटरडे को भी मैं जो है, क्योंकि मैं बाद में शुरुआत के 4 महीने आईएमसी के पास में नहीं रहा, बाद में मैंने जो है अपना टाइम वसंत कुंज में बिताया, B4 में। और B2 में जो है आनंद प्रधान सर रहते हैं। ठीक है। तो कभी अगर आनंद प्रधान सर मेरे को चलते हुए दिख जाते, और कभी कभी मैं उनके साथ कैब में घर जाता था, कभी पैदल हम जाते थे। सर के मूड पे डिपेंड होता था कि हम आज पैदल जाएंगे कि कैब में जाएंगे। ठीक है। तो आईएमसी में यही था कि पूरा एकदम आप निचोड़ के निकालिए उसको, है ना। वो 1 साल इतना मैटर करता है जो आपको जिंदगी में वापस सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तसल्ली से पढ़ने के लिए मौका नहीं देगा। अब जैसे जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और अच्छा चलने लगा, मेरे को खुद का मतलब मन की इच्छा जो है ना, जिस बुक को पढ़ने की, जो पीछे काफी सारी बुक्स पढ़ी है, मन है कि इस वाली बुक को पढूं। लेकिन मुझे पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में अब ये पूछा जाने वाला है, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ दूसरी किताबें। तो खुद का पढ़ने का भी जो टाइम है वो लास्ट एक तरीके से आईएमसी में कुछ समय निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप अब जॉब में घुसोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले जो है आरटीवी से सुपर्णा से अभी वो सेशन में भी आई थी, उससे उस दिन बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कब आ रहे हो, कि सर आज तो मैं जो है सुबह 7:30 बजे ही जो है ऑफिस आ गई थी। उसके बाद बॉस मेरे को वीडियो पे वीडियो दिए जा रहे हैं, अब देख लीजिए 9:30 बज गए हैं। सुबह 7:30 से 9:30, मतलब कि इतना काम करवा रहे हैं, मतलब कि 8 घंटे की या 10 घंटे तक की जो मैक्सिमम लिमिट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब मर्जी जो है वो रख लेते हैं और आपको रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नौकरी का सवाल है, उनको पता है कि ये छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, तो आपका यूटिलाइजेशन उस हिसाब से होता है, आपको
मतलब पीसते हैं, आपका पूरा निचोड़ निकालते हैं अगर सैलरी दे रहे हैं तो, और करेंगे भी वो। ठीक है। तो आज का सेशन आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अर्पिता और पांडे साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, एस्पायरेंट्स के लिए निकाला। और सभी एस्पायरेंट्स की ओर से जो मैं है आपको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू।